नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला दंगल का। कोरोना की दूसरी लहर में जब हालात बद से बदतर हो रहे हैं तो सरकारी इंतजामों की पोल खुल रही है। आम जनता की कौन कहे, अब सरकार के मंत्री तक सवाल उठाने लगे। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक की अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखी चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, ना एम्बुलेंस वक्त पर मिल रही है, भर्ती होने में 2-2 दिन का वक्त लग रहा है। उन्होंने सवाल जांच पर भी उठाए। यूपी के मंत्री की चिट्ठी के ठीक एक दिन पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी गुजरात की सरकार के लिए तल्ख टिप्पणी की थी कि लोगों का भरोसा उठ रहा है, उनको लगने लगा है कि अब वो भगवान के भरोसे। सवाल यह है कि यह नौबत क्यों आई? क्या सरकारें कोरोना के मामले घटने के बाद बेफिक्र हो गई थी? क्या बीते 1 साल में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के दावे हवा हवाई हो गए? क्या कोविड काल में मैनेजमेंट सरकारी व्यवस्था के बूते की बात नहीं रह गई? आज की बहस की शुरुआत करें, उसके पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं और सवाल यह भी कि यूपी के मंत्री ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ कहा है और क्यों इस चिट्ठी के बाद विपक्ष के हाथ एक मौका लग गया। अत्यंत कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत चिंताजनक हाल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में फोन करने पर अक्सर फोन का उत्तर नहीं मिलता, जिसकी शिकायत चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री को करने पर फोन तो उठता है, लेकिन सकारात्मक काम नहीं होता। एम्बुलेंस भी पेशेंट्स को समय पर नहीं मिल पाती। फोन से बुलाने पर 5-6 घंटे लग रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से भर्ती की स्लिप मिलने में 2-2 दिन का समय लग रहा है। ये उस चिट्ठी की लाइनें हैं जिसे उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखी इस चिट्ठी ने कोरोना काल में अव्यवस्था की सारी पोल खोल कर रख दी है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि उनकी तरफ से न सिर्फ लापरवाही हो रही है जांच में, बल्कि देरी हो रही है। जो किट्स जितनी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, रिपोर्ट्स लेट में आ रही हैं, रिस्पांस टाइम बहुत खराब है और अगर यही हालात रहे तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि आमतौर पर सरकारें किसी भी व्यवस्था को इनकार करती हैं, लेकिन उनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर अगर सवाल उठा रहे हैं तो यानी मामला काफी गंभीर हो गया है। ब्रजेश पाठक के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इतिहासकार पद्मश्री योगेश प्रवीण की मृत्यु के बाद ब्रजेश पाठक ने यह चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि वर्तमान कोविड-19 जनित परिस्थितियों में जबकि हर दिन 4 से 5 हजार कोरोना के रोगी जनपद में मिल रहे हैं, ऐसे में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या अत्यधिक कम है। लखनऊ में प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटरों में कोविड की जांच बंद करा दी गई है और सरकारी अस्पतालों में कोविड की जांच में कई दिनों का समय लग रहा है। चिकित्सा विभाग के एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि उन्हें प्रतिदिन 17,000 किट जांच के लिए चाहिए, लेकिन सिर्फ 10,000 किट उपलब्ध हो पा रही है। यूपी के कानून मंत्री की चिट्ठी ने विपक्ष के इन आरोपों को बल दे दिया है कि कोरोना मैनेजमेंट में सरकार नाकाम है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हम नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत एक, तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी? कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट पर लाश की लाइन लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी है। उनको पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में व्यवस्था का हाल मंत्री की चिट्ठी से खुला तो एक दिन पहले ही गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि सच्चाई सरकार के दावों के उलट है। लोग अब सोचने लगे हैं कि वो भगवान भरोसे हैं। लोगों में विश्वास की कमी है। बात किसी एक सूबे या इलाके की नहीं है। कोरोना काल में जब रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा नए केस आने लगे हैं तो देश में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे अस्पताल के लिए चक्कर काटने की बात हो, या शमशान में लगी लंबी वेटिंग लिस्ट हो, या फिर पलायन करते मजदूरों की व्यवस्था हो, हर जगह व्यवस्थाएं चरमराती नजर आने लगी। इस बीच हरिद्वार कुंभ में जुट रही लाखों की भीड़ के बावजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। मैं कह सकता हूँ कि उससे नापना तोड़ना ठीक नहीं है। वो केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे और यहाँ तो फैला हुआ, यहाँ खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए उससे तुलना, अगर तो विषय उठता है ना।
कोरोना का कहर लोगों पर भारी पड़ रहा है, लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि इस हालात से पब्लिक को बचाने का उपाय कौन करेगा। देहरादून से दिलीप और लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हम आपको बताएंगे हमारे साथ दंगल में कौन कौन से मेहमान हैं। उसके पहले एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज देर शाम संबोधन देंगे। महाराष्ट्र की जनता के नाम उनका यह संबोधन होगा, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि कोरोना पर और सख्ती का ऐलान मुमकिन है। 15 दिनों तक ट्रांसपोर्ट पर बैन मुमकिन है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जरूरी सेवाओं को छोड़कर दफ्तर बंद किए जा सकते हैं। हमारे साथ साहिल जोशी मुंबई से इस वक्त लाइव आ रहे हैं। थिएटर, पार्क, जिम सब कुछ बंद किया जा सकता है। लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लग सकती है। कितने बजे मुख्यमंत्री का संबोधन होगा साहिल, और क्या यह समझा जाए कि होगा लॉकडाउन, केवल नाम लॉकडाउन का नहीं दिया जाएगा? देखिए, होगा तो लॉकडाउन, लेकिन नाम लॉकडाउन का नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, यहां पर फर्क यह होगा पिछला लॉकडाउन और अभी के लॉकडाउन में, कि पिछली बार आपको याद होगा लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद सारी ट्रांसपोर्ट की सेवाएं बंद हो गई थी, जिसके वजह से जो आदमी जहां पर था वहीं पर वो थम गया, रुक गया था। इस बार ट्रांसपोर्ट की सेवाओं पर कोई भी बैन नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्ट की सेवाएं वैसे की वैसी चालू रहेंगी, जिसके वजह से अगर कोई कहां पर अटका हुआ है तो वो अपने घर जा सकता है या जरूरी काम के लिए बाहर निकल सकता है। लेकिन सारे दफ्तर बंद रहेंगे, खास करके निजी दफ्तर सारे के सारे बंद रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो इसेंशियल सर्विस के नाम पर जो एसओपीज में जिनका लिस्टिंग दिया जाएगा, वही कंपनियां, वही दफ्तर शुरू रह सकते हैं। उसके साथ साथ थिएटर, स्कूल्स, कॉलेजेस, पार्क्स, जहां जहां पर भीड़ हो सकती है वो सारी जगहें बंद रहेंगी। और 30 तारीख तक इस तरीके के लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। सरकार की कोशिश यह है कि जो आरोग्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं ईज आउट किया जाए, थोड़ा कम किया जाए, जिसके वजह से 1 मई से उनको उम्मीद है कि केसेस भी कम आना शुरू हो जाएगी और 1 मई से ओपनिंग अप की प्रोसेस शुरू करने में मदद मिल सकती है। लेकिन तो जो वीकेंड लॉकडाउन के दौरान अगर ट्रांसपोर्टेशन खुला रहेगा, यानी कि बाहर से आने वाले लोग वो मुंबई आ सकते हैं, और जो लोग यहां से जाना चाहते हैं, जो हम देख भी रहे हैं इस वक्त रेलवे स्टेशनों पर बड़ी तादाद में पलायन शुरू हो चुका है, वो चालू रहेगा, उस पर रोक नहीं लगेगी। जो बाहर जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था कि खास पासेस निकालने पड़ते थे, उस तरीके की कोई चीज नहीं रहेगी। जो जानकारी फिलहाल हमारे पास है उसके मुताबिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं शुरू रहेगी, जिसके वजह से जो पिछली बार हमने देखा कि लोग सड़क पर ही निकल गए थे, जो रुकना नहीं चाह रहे थे, उस तरीके की चीजें नहीं होंगी। लेकिन सरकार की कोशिश यह है कि चूंकि दफ्तर बंद रहेंगे, चूंकि दुकानें बंद रहेंगी, जिसके वजह से किसी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल सर्विस वाली दुकानें खुली रह सकती है अगर किसी को कुछ खरीदना है, और उसके साथ साथ जो होम डिलीवरी सर्विसेज है वो भी खुली रह सकती है। इस तरीके की खबर मेरे पास आ रही है। जो रेस्टोरेंट्स है वो होम डिलीवरी की सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घर बैठे लोग हैं वो भी होम डिलीवरी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पूरा लॉकडाउन बहुत ही मुश्किल है आज की स्थिति में। ये देखते हुए जितना हो सके कोशिश ये है कि जो आज की तारीख में 60 हजार केसेस महाराष्ट्र में रोज बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से आरोग्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है, उसको किस तरीके से ईज आउट किया जाए, आखिरी सवाल, कितने बजे उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे, और ये जो पार्शियल लॉकडाउन जिसको कहा जा सकता है वो कब से लागू होगा, इसके लिए क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक कल रात से ये लागू होगा, क्योंकि नाइट कर्फ्यू पहले से ही चल रहा है, तो 8 बजे के बाद से कल रात से ये लागू हो सकता है। 30 अप्रैल तक ये जारी रहेगा, जो जानकारी मेरे पास है। और उद्धव ठाकरे शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को संबोधित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जोशी फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो कल से पार्शियल लॉकडाउन, उसकी संभावना है। आज मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे वो सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश देंगे, और उसके बाद और तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल यह कि क्या कोरोना की लड़ाई भगवान भरोसे आ गई है? गुजरात के हाईकोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? क्यों अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं? क्यों अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इंजेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, जब यह कहा जा रहा था कि लॉकडाउन का इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में किया गया? जफर इस्लाम हमारे साथ आ गए, वो बीजेपी के प्रवक्ता है। अभय दुबे हमारे साथ आ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शांतनु सेन हमारे साथ आ गए, सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के। और अजय आलोक हमारे साथ आ गए, वो नेता हैं जेडीयू के। आप चारों का स्वागत है। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब बताइए, गुजरात की अदालत को यह क्यों कहना पड़ा? लोगों को लग रहा है कि भगवान भरोसे बैठे हैं, कोई सिस्टम नहीं है काम कर रहा। नहीं, देखिए रोहित जी,
सारे स्टेट्स काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की हालत है, बहुत सारे और स्टेट्स में भी इसी तरह की हालत है। देखिए, ये महामारी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया है पिछले दिनों में, पहले बार लॉकडाउन में नहीं था, अब कम से कम लॉकडाउन के बाद ये सारी चीज़ें मुहैया हैं। ये कहना कि बिल्कुल नहीं है, ये इसमें सच्चाई नहीं। लेकिन जब अगर रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो थोड़े देर के लिए कभी भी आप देखिए सडनली आप अपने इसमें भी देख लीजिए रोजमर्रा की जिंदगी में कि सडनली अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो थोड़ा सा उसमें कठिनाई हो जाती है मैनेज करने में। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, आज कठिनाई की स्थिति से निपटने की तो तैयारी हो रही थी ना 1 साल से। मैं रोहित जी वही कह रहा हूं कि पहली बार जब लॉकडाउन किया था तो उस वक्त हम एक अननोन चीज से लड़ रहे थे। उस वक्त देखिए कोई जानकारी नहीं थी, ना तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास और ना तो कोई ऐसी जानकारी थी इसके बारे में। आज मैं ये कह सकता हूं कि हमें जानकारी भी पूरी है कि हम किस चीज से लड़ रहे हैं, हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और अगर कुछ चीजें कमी कहीं हैं तो सरकार जो है वो उचित डिसीजन ले रही है ताकि वो कमियां दूर होती रहे। लेकिन महामारी में कभी कभी होता है कि अगर सडनली कुछ ऐसा रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ गया तो हो सकता है थोड़ी बहुत जफर साहब, क्या इसका अंदाजा नहीं था? कमियां हो सकती है। क्या सरकार ने ये मान लिया था कि हम तो जीत गए, अब कोरोना खत्म हो गया, अब वापस कुछ नहीं होगा? ऐसा नहीं, देखिए क्या है, आप दुनिया के अगर आप देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हकीकत है, हमने पिछले 6 महीने में काफी रैंप अप किया है 1 साल में जब से महामारी शुरू हुई। लेकिन अगर स्थान देखें पूरे दुनिया में तो हमारा बहुत नीचे स्थान था, 100 के भी नीचे स्थान था। लेकिन आप देखिए आज हम कहां खड़े हैं। आज यही उस वक्त के आप वीडियो निकाल के देखिए, सारे अपोजिशन लीडर्स का कह रहे थे 2024 तक वैक्सीनेशन नहीं होगा। ये वही देश है और इस देश की लीडरशिप की वजह से की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं उस आम आदमी की बात कर रहा हूं जो अस्पताल के बाहर खड़ा है। उसको डॉक्टर कह रहा है कि अंदर जगह नहीं है, हम आपको बेड नहीं दे सकते, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं है। इसमें ऑपोजिशन कहां से आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं है। नहीं, देखिए 1 मिनट, मैं आपको आप हकीकत सुन लीजिए ना। मैं कह रहा कि ये अपोजिशन कह रही थी कि यहां पर वैक्सीन भी नहीं अवेलेबल होगा 2024 तक। आज 2021 में है और वैक्सीनेशन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी रफ्तार से यही हो रही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, एक ही हॉस्पिटल में अगर लोग जाते हैं, खास के जो मशहूर हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं तो थोड़ी सी कठिनाइयां होती हैं। लेकिन आप देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल में आज भी अवेलेबल है। अगर आप स्टेट का जो अनाउंसमेंट है उसमें देखिए तो बेड्स भी अवेलेबल है। साहब, कागज पे बेड होने से क्या होगा? अगर आदमी अस्पताल के बाहर खड़ा उसको वहां अगर एंट्री नहीं मिल रही है, मैं आपको 10 उदाहरण दिखा सकता हूं ऐसे। भूल जाइए कि आम जनता के साथ क्या हो रहा है, मैं आपको जानने वालों के परिचितों के 10 ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूं। आपके पास भी लोगों के फोन आ रहे होंगे कि हमें भर्ती करा दीजिए, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। देखिए बिल्कुल आते हैं, और मैं इससे आपको कोई ग्रेज नहीं है बताने में कि बिल्कुल आते हैं, और किसी को भी अभी तक जो है निराश नहीं किया है। सबको इसलिए कि अवेलेबिलिटी है और उसको वहां एडमिशन भी हो जा रहा है। लेकिन क्या है कि अगर आप देखिए, जैसे मैं बॉम्बे का हूं तो बॉम्बे में सबको लगता है कि एक ही हॉस्पिटल सब जगह दौड़ के चले जाए, लीलावती हॉस्पिटल, इसलिए कि लीलावती बहुत मशहूर हॉस्पिटल है। लेकिन क्या लीलावती में क्या ओवरनाइट ऐसा रैंप अप तो नहीं हो गया कि लीलावती को 50 लीलावती बन गया? जाहिर है कि वहां पर अगर सब चाहेंगे तो। लेकिन मुंबई का आम आदमी है ना सर, जो सड़क किनारे ठेली लगाता है वो लीलावती में भर्ती होने नहीं जाता, वो बीएमसी के अस्पताल में जगह चाहता है। जब उसके साथ दिक्कत होती है तो वहां उसको जगह मिल रही है क्या? एक मिसाल दिया मैंने। नहीं, बिल्कुल मिल रही है। मैं बोल रहा हूं कि मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि उस तरह से वहां बहुत सारे लोग चले गए, वहां भीड़ लग गई। लेकिन जब लोगों को पता चला भाई कि और भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लोगों ने बताया कि और भी हॉस्पिटल जहां बेड्स अवेलेबल है, तो वहां गए तो वहां सबको बेड मिल गया। उसी तरह अगर आप देखिए गुजरात में, वो अगर किसी 1-2 हॉस्पिटल में ही सिर्फ जाएंगे लोग तो जाहिर है थोड़ी तकलीफ होगी। लेकिन सभी हॉस्पिटल में जहां जहां बेड्स अवेलेबल है, सरकारी निजाम से बताया जा रहा है कि भाई यहां पर बेड्स अवेलेबल है कि साहब 2 अस्पताल में लाइन लगा के खड़ी है पब्लिक। हाईकोर्ट देखिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट उसका ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को हम वेलकम करते हैं। लेकिन उसको ये भी सराहना चाहिए कि हम देखिए जो ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं मिले। और देखिए डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों को आप बुरा मत माना कीजिए, गलत नहीं है, मैं कोई बुरा नहीं मान रहा हूं। टिप्पणियां आनी चाहिए, जिसको अधिकार है उसके तरफ से टिप्पणियां आनी चाहिए। सरकार को कटघरे में खड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें कटघरा में खड़े कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
हम उन सुविधाओं के बारे में कह रहे हैं जो आज हम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। आप ये बताइए रोहित जी, कभी अब इस चीज की तो तारीफ कीजिए। आप उस वक्त का वीडियो चलाइए, देखिए लोग क्या कह रहे थे, वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगा। आज 35 लाख पर भी आ जाऊंगा। परसों राहुल गांधी ने जब कहा कि वैक्सीन दुनिया भर के मुल्कों में जो बन रही है, बट रही है, उसको आपने क्यों नहीं मंगाया, तो आपकी तरफ से मंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि ये कमीशन खाना चाहते हैं, और 2 दिन के बाद खुद ही दरवाजे खोलने लगे सबके लिए। ये पहले क्यों नहीं हुआ? जो प्रोसेस से हटके, नहीं प्रोसेस है ना रोहित जी, हर चीज का प्रोसेस है। वो प्रोसेस 2 दिन में पूरा हो गया। इतिहास है जब विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू किया। नहीं, या इंतजार कर रहे थे कि कब कोई बोलेगा फिर हम करेंगे। का तो मालूम है कि मिडिल मैन के बिना नहीं, राहुल जी के परिवार की बात आपको ही पता है कि उन्होंने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का बराबर फायदा उठाया है कि फर्स्ट फैमिली ऑफ कांग्रेस होने के नाते जब उनकी सरकार रही तो मिडिल मैन को बराबर उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, सपोर्ट किया है और उनको इनकरेज किया है। तो इसलिए जब उनकी ऐसी छवि है तो लोग इस तरह की बात तो करेंगे। लेकिन जहां तक देश के बारे में उनको अगर ऐसा कहते कि 37 लाख दुनिया में सबसे तेजी से अगर कहीं हो रहा है तो भारत में हो रहा है, कि अगर तेजी से जो वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन और अगर इसको रैंप अप किया जाए तो अच्छा होगा देश की सुविधा को, तो ये बात सभी सराहते। लेकिन अगर ये कहा जाए जिसका जो आप ट्विस्ट करके इसको पॉलिटिसाइज कीजिए महामारी को, तो वो गलत है। और इसलिए ऐसे जवाब उनको मिलते हैं इसलिए कि उनका अपना इतिहास देखना चाहिए, बैकग्राउंड देखना चाहिए और अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, मसला मेरे को आश्वासन देने का रोहित जी, कि हमारी सरकार, हमारे देश और मसला उस गरीब आदमी को अस्पताल में पलंग देने का है, जो अस्पताल के बाहर खड़ा, उसको एंट्री नहीं मिल रही क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं हमारे पास जगह नहीं है। मसला मुझे आश्वासन देने का नहीं है, मसला उस आदमी को शमशान घाट में अपने परिवार के व्यक्ति के दहन के लिए स्थान दिलाने का है सर, जो सुबह से लेकर शाम तक वहां पे इंतजार कर रहा है। शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। अभय दुबे बोलिए अपनी बात, उसके बाद अजय आलोक साहब आपके पास भी आ रहा हूं। बोलिए अभय दुबे। रोहित सरदाना जी, इस देश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया है। पहले तो मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में हैं, रोज दीदी दीदी आप रोज चिल्ला रहे हैं। योगी जी भी वहीं लगे हैं, एक बार उनको पुकार लीजिए, उन्हीं का मंत्री सवाल उठा रहा है संसाधनों पर, योगी योगी, एक बार तो बुलाइए। आप दोनों बंगाल में हैं। मैं बड़ा खुलासा करता हूं आज वैक्सीन पर। हिंदुस्तान के साथ क्या षड्यंत्र हुआ ये सोच लीजिए। जो 2 वैक्सीनों को अनुमति दी है, उन वैक्सीन को अनुमति कोविशील्ड को इस आधार पर दी है कि लैंसेट जर्नल में जो उन्होंने अपना डेटा पब्लिश किया, इम्यूनोजेनिसिटी डेटा, उसके आधार पर SEC ने उसको अनुमति दी। कोवैक्सीन को 3rd फेज के ट्रायल के बगैर अनुमति दी। 24 फरवरी को स्पुतनिक की अनुमति इसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो थी उसने रिफ्यूज कर दिया। क्यों रिफ्यूज कर दिया? उन्होंने कहा इम्यूनोजेनिसिटी डेटा हिंदुस्तान के दीजिए। उसने कहा कि साहब हमारा ब्रिजिंग ट्रायल चल रहा है 3rd फेज का, आपने कोवैक्सीन को दे दिया, हमको दीजिए, हमारा लैंसेट में पब्लिश हुआ है, उसको मना कर दिया। फाइजर को तो 5 फरवरी को ही मना कर दिया इन्होंने। उसने भी यही आर्गुमेंट दिया था कि जैसे उनको हम अनुमति दिए, उसी जनरल में हमारा डेटा पब्लिश हुआ है, उसके आधार पर दे दीजिए। 100 मिलियन स्पुतनिक की वैक्सीन वो मुहैया कराने के, सुनिए ना, एक बड़ी बात और मैं बताता हूं, एक बात तो बताइए, सुनिए, एक बात तो बताइए रोहित जी, मैं सारी बात सुनता रहा, एक ही बार अवसर दीजिएगा, मैं आपकी सारी बात सुनता रहा सर, आगे भी सुनता रहूंगा। उसके बाद नहीं सर, एक सवाल का तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। ये सारी वैक्सीन जो नहीं मिली, उसके अलावा जो थी वो तो आपके पास भी थी, फिर महाराष्ट्र के हालात ऐसे क्यों हैं? फिर छत्तीसगढ़ के हालात ऐसे क्यों हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। अगर आप लोग इतना सब कुछ जानते थे और आपको पता है कि आप लड़ सकते हैं, केंद्र की सरकार तो फेल हो गई, आप ही एक मॉडल खड़ा कर देते, कम से कम दिखा देते देश को कि ऐसे लड़ा जा सकता। हालात देखिए छत्तीसगढ़ के आपने। गृह मंत्रालय की आज की रिपोर्ट बता रहा हूं, आज की, और वो कह रहे हैं कि परफॉर्मिंग स्टेट छत्तीसगढ़, जानते हैं आप, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने 14% वैक्सीनेशन को कंप्लीट किया है। बिहार जो प्रांत की बड़ी बात करते हैं सिर्फ 3.8%। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य सिर्फ 4%। राजस्थान 12.37%। महाराष्ट्र में 8.75%। 6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन इन्होंने 21 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक विदेशों में भेज दी। इसका भी आंकड़ा बता दीजिए। और हमारे यहाँ सुनिए ना, हमारे यहाँ 10 करोड़ 85 जफर साहब एक बार बोलने, फिर आपके पास आ रहा हूं। जफर साहब ये बोलने, फिर आ रहा हूं आपके बीच नहीं बोला, फिर आप बोल लीजिएगा।
अब देखिए कैसे वैक्सीन की कमी है। मैंने पहले भी खुलासा किया था, आज तक ने खुलासा किया था इस बात का कि प्रधानमंत्री जी के वाराणसी में 66 सरकारी केंद्रों में से 41 बंद पड़े, वैक्सीन नहीं है। 8 अप्रैल को वैक्सीन रोहित सरदाना जी हिंदुस्तान में लगे 41,35,598। 9 अप्रैल को कम होकर 37 लाख, 10 अप्रैल को उससे कम होकर 35,19,000, 11 अप्रैल को 29 लाख। इन 4 दिनों में 12 लाख वैक्सीन कम लगे, क्योंकि राज्य हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे प्रधानमंत्री जी वैक्सीन नहीं है। और ये खुद कोविशील्ड ने चिट्ठी लिखी थी 2 महीने पहले, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया है और वो वैक्सीन बनाने का जरूरी सामान नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री विदेश भेजते रहे हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ। ये षड्यंत्र और धोखा होता रहा। आखिरी बात, इनके कैलाश विजयवर्गीय जी का ट्वीट है, आखिरी बात वो क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, दवा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, कल क्या होगा पता नहीं। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो कह रहे हैं, 8 अप्रैल का ट्वीट है। इनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के भी यही कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रदेश दर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यूपी के कानून मंत्री ने आज चिट्ठी लिख डाली है अपर स्वास्थ्य सचिव को। अजय आलोक साहब, आपको लेके आ रहा हूं चर्चा में। हालांकि आप बिहार से आते हैं, लेकिन अगर राज्य का एक मंत्री अपने ही हेल्थ सेक्रेटरी को लिख रहा अपर को कि साहब सिस्टम नहीं है, जमीन पर लोगों को दिक्कत आ रही है, लोगों को वो सुविधा नहीं मिल रही जो जफर इस्लाम साहब यहां बैठ के बता रहे हैं, तो आम आदमी कहां जाएगा और पूछेगा नहीं क्या 1 साल में क्या किया आपने? तो गलत क्या किया? अगर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अपर सचिव को चिट्ठी लिखी या स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को, किसी और मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिख के कमियों के बारे में बताया, तो गलत क्या किया? ठीक तो किया। ये महामारी है, नौटंकी नहीं हो रही है। भैया दुबे जी, 100 साल के बाद आई है महामारी, किसी ने बुलाया नहीं है, मोदी जी ने बुलाया नहीं है या राहुल गांधी ने नहीं बुलाया जो इसको राजनीतिक विषय बना रहे हैं। कितनी आबादी है भारत की? 130 करोड़। रोज दिन 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं। पूरे देश में बेड कितने हैं? आपके कांग्रेस शासित में बेड कितने हैं? कांग्रेस और भाजपा और जदयू का सब्जेक्ट मत बनाइए इसको। क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय आपदा, शर्म कीजिए आप। अरे 40 साल से वाली बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। 40 साल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है। मोदी जी, अरे मोदी नाम का भूत 40 करोड़ टीके मुफ्त में हर साल मोदी नाम का भूत घुस गया है। आप जानते हैं कहां मोदी जी बताइए ना, ये इस पेंडेमिक एक्ट में वो है कहां, ढूंढ के बता दीजिए। वेस्ट बंगाल में वो वैक्सीन एक्ट है, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर वेस्ट बंगाल में दीदी राहुल गांधी ने क्यों नहीं लिया? बिहार के हालत क्या कर दिया उसका? वो आपके बीच में नहीं बोले, सुनते रहे तुरंत। मैं बिहार से आता हूँ रोहित जी। सच्चाई ये है कि बिहार के पटना में एक हॉस्पिटल की एक बेड फुल हो चुकी है। मेरा अपना हॉस्पिटल है, 35 बेड का कोविड वार्ड में चला रहा हूँ। एक बेड एक हॉस्पिटल फुल हो चुका है। रोज दिन 10 फोन आ रहे हैं, एडमिट कर लो। नहीं कर सकते, उसको होम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। होम यहाँ पे पीएमसीएच के डॉक्टर्स लोग उसको घर में जाके अगर जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की तो वो कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है किसी भी सरकार के द्वारा। एक बात समझिए, मैं एक डॉक्टर के नाते कह रहा हूँ, राजनेता के नाते नहीं कह रहा हूँ। आपके बेड की संख्या कुल मिला के सारे देश में मिला के 18 से 22 लाख बेड है आपके पास। मरीज अचानक आ जाएंगे 50 लाख, आप कहां से कीजिएगा? किसी भी देश में स्वास्थ्य समस्या उसकी आबादी के हिसाब से 2 से 3% से ज्यादा मेडिकल बेड किसी वर्ल्ड में, अमेरिका में भी नहीं है। हमारे पास कहां से आ जाएंगे? तो डॉक्टर साहब 1 साल से हम क्या कर रहे थे? हम तो इसी परिस्थिति के लिए तैयारी कर रहे थे ना कि कभी ऐसा होगा तो हम तैयार होंगे उसके लिए। साल में हमने डबल से ज्यादा बढ़ाई है। कर कैसे नहीं रहे थे? बिहार जैसा राज्य है, आज हम लोग 5 दिन के अंदर हमारा संक्रमण 3000 से नीचे गया, क्योंकि लोगों में एक सजगता पैदा की है। लोग अब खुद प्रिकॉशन ले रहे हैं। लोगों को समझना पड़ेगा, ये बीमारी से बचाव करना पड़ेगा उनको। अस्पताल सबके लिए नहीं संभव है। जहां अरविंद केजरीवाल हमारे साथ पॉलिटिकल लाइन में नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बहुत व्यवहारिक बात कही है आज कि जिसको जरूरत नहीं है वो अस्पताल नहीं जाए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये गंभीर राष्ट्रीय विपदा है जिसमें सबको मिल के चलना चाहिए। और राजनीतिक सवाल एक सेकंड ना प्लीज। अजय जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपके लिए सामने वाला हर आदमी एक मरीज है, लेकिन जिसके घर में बीमारी आती है उसके लिए परिवार का सदस्य है। वो जब अपने परिवार के सदस्य को हांफता हुआ देखता है, उसको लगता है इसको सांस में दिक्कत आ रही है, वो इस बात से तसल्ली मान के नहीं बैठता कि मेरे को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या कैप मिल जाएगा तो मैं घर पे बैठा लूंगा और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। उसको केवल अस्पताल दिखता है, अस्पताल में एक बेड की जरूरत दिखती है, आईसीयू का कमरा दिखता है और डॉक्टर खड़ा हुआ सामने दिखता है, जहां वो चाहता है कि मेरे परिवार का सदस्य पहुंच जाए और उसका ख्याल रख ले, उसको वापस पूरी तरह से दुरुस्त करके घर भेज दे। ऐसे में नेता ये कह सकते हैं आके
कि आप घर पे रहें, क्योंकि अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्या इससे भरोसा हो जाता है उन लोगों को जिनके घर में बीमारी ने हमला किया? शांतनु सेन साहब आईएमए से जुड़े रहे, ब्रेक के बाद उनके पास भी चलेंगे, वो दूसरी पार्टी से आते हैं, लेकिन क्या वो भी अजय आलोक की तरह सोचते हैं? ब्रेक के बाद आ रहे दंगल जारी, आप देखते रहिए आज तक। क्या वाकई कोरोना की लड़ाई भगवान भरोसे आ गई है? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। सवाल यह कि क्या कोरोना की लड़ाई भगवान भरोसे आई? शांतनु सेन सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के। शांतनु जी, ब्रेक के पहले आपने तीनों पार्टियों को सुना, आप क्या कहिएगा मौजूदा स्थिति पर? थैंक यू रोहित जी। एटलीस्ट बेटर लेट देन नेवर, एटलीस्ट हाफ एन आवर बाद हमको बोलने का मौका मिला। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि ये कोविड पेंडेमिक जो है, ये कोविड पेंडेमिक को शुरू से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाया। 30 दिसंबर जब पहला केस आया था केरला में, उस टाइम सिर्फ नमस्ते ट्रम्प करना था मेरे को फरवरी में, और मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट को हमको लेना था ज़बरदस्ती। इसलिए ज़बरदस्ती सब कुछ नॉर्मल रखते हुए आज इंडिया का हाल इस तरह का बनाया गया था कि एक एक दिन ऐसा था कि अमेरिका को भी क्रॉस कर गया था पार्ट डे केस का हिसाब से। इसके बाद भी 30 दिसंबर से लेकर जो मार्च में जब पहला बार लॉकडाउन हुआ, जब प्रधानमंत्री जी बोला था कि 18 दिन में कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया था, 21 दिन में हम कोरोना भगा देंगे। उसके बाद ने बोला कि घंटी बजाओ, थाला बजाओ, दिया जलाओ, भाभी जी का पापड़ खाओ। हमारा बंगाल का कोई लीडर बोला था कि काउस का जो काऊ है गावी, उनका यूरिन खाओ। लेकिन दुख की बात यह है, इतना दिन नमस्ते ट्रम्प के लिए टाइम ले लिया, 2-2.5 महीना, कम से कम कुछ अरेंजमेंट कर लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं था। जबकि सेकेंड सर्च का बात आप बोल रहा है, इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा है जिसको कोविशील्ड का पहला डोज मिल गया, बट अभी उसको ये नहीं है कि दूसरी डोज मिलेगा कि नहीं। जबकि पहले ट्रम्प को खुशी करने के लिए, कोई और को खुशी करने के लिए वैक्सीन बाहर भेजा जा रहा है। और हमारा देश में जो नया डोज तो छोड़िए, जो पहला डोज कोविशील्ड ले चुका है, जिसको 4 से 6 हफ्ता बाद सेकेंड डोज लेना है, उसका पास कोविशील्ड नहीं है। रेमडेसिविर तो बहुत दूर की बात है। और अभी ये लोग सिर्फ चुनाव में लगा हुआ है, इलेक्शन में लगा हुआ है। इस कोविड स्थिति में जब तमिलनाडु में 234 सीट्स का असेंबली है, एक फेज में इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि बंगाल को जबरदस्ती ग्रैब करना है। बंगाल में 294 सीट्स में 8 फेजेज इलेक्शन चल रहा है। हमको तो सबसे पहले एज ए डॉक्टर आई वुड लाइक टू अर्ज अपॉन इलेक्शन कमीशन, अभी तुरंत गुजरात का जो स्थिति है, महाराष्ट्र का जो स्थिति है, अभी तुरंत इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट बंद करना चाहिए। लेकिन ये लोग उसमें पाबंदी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर पाबंदी लगा देंगे तो ममता दीदी को रोकने के लिए जो डेली पैसेंजरी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, उसमें पाबंदी लग जाएगा। बंगाल में टेस्ट कितने हो रहे हैं? ये है देश के 130 करोड़ आदमी या जिए, इसमें जिए ये मरे, इसमें ये लोग जिए ये मरे, इसमें कुछ नहीं जाता है। सर, बंगाल में टेस्ट कितने कर रहे हैं आप लोग? कुर्सी संभालना चाहिए, इसको पावर चाहिए। और बंगाल में अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन पर डे टेस्ट कितना कर रहे हैं? 8 फेजेस चुनाव क्यों किया? मेरा सब 8 फेजेस जो कर रहा है। पहले तो मेरा कहना यह है, जुलाई 2020 से लेकर आज तक कोविड हैंडलिंग के लिए यहाँ पर अभी भी प्रॉपर सपोर्ट सेंट्रल से नहीं मिल रहा है। ना मिल रहा है एंटीजन किट, ना मिल रहा है आरटीपीसीआर। अच्छा, तो इसलिए टेस्ट कम कर रहे हैं बंगाल में और कह रहे हैं कि सब कंट्रोल में है। वैक्सीन का जब हमारा वन मोर सेकंड जस्ट वन मोर पॉइंट। एंड सबसे दुख की बात यह है, जब हमारा स्टेट बोल रहा है कि आई वांट टू वैक्सीनेट ऑल माय एलिजिबल ड्वेलर्स, हम वैक्सीन खरीदेंगे, अब मेरे को वैक्सीन दो, वो भी नहीं दे रहा है। और ऊपर से 8 फेज का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर एक दिन में 10 करके मंत्री आ रहा है, 20 करके नेता आ रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहा है। कौन जाने गुजरात का अभी जो स्थिति आपका चैनल में हमने दिखा है, कौन जाने कि गुजरात से कैरियर बन के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। इसके पहले तो हुआ है कि नड्डा जी यहाँ पर आया, कोरोना हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ। स्थिति यह है कि देश का 130 करोड़ आदमी जिए या मरे, इसको बंगाल में टेस्ट कितना हो रहा है? मैंने 3 बार पूछा, आपने बताया नहीं एक बार। है शुरू पर डे से टेस्टिंग कितना कर रहे हैं? नहीं, बंगाल का टेस्टिंग अगर आपको बोलना है तो ब्रेक के बाद हम बोल देंगे, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास है। सडनली आप क्वेश्चन किया, हम बोल देंगे, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए बंगाल में आप देख लीजिए। मैं तब तक अजय आलोक से एक कमेंट ले रहा हूं, और ऊपर जो दिख रहे हैं सैयद जफर इस्लाम, उनसे भी एक कमेंट ले रहा हूं।
तब तक आप देख लीजिए बंगाल का पर डे टेस्टिंग का डेटा कितना है, उसके बाद वापस आपके पास आता हूं। बोलिए अजय आलोक क्या बोल रहे हैं, फिर जफर साहब आपके पास आ रहा हूं। बोलिए अजय आलोक। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि शांतनु जी को तो फिर बंगाल में फुरफुरा शरीफ याद आ गया होगा, जिन्होंने कहा था पिछले जुलाई अगस्त में ही कि हम चाहते हैं कि ऐसी बीमारी आ जाए जिसमें 10-15 करोड़ लोग मर जाएं। उसमें क्या कार्रवाई की इन लोगों ने, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। आपके इनके 3-4 मिनट इन्होंने बोला है, 5 मिनट में इन्होंने एक बार भी कोविड पे नहीं बोला। केंद्र की नाकामी। पहली मुख्यमंत्री थी बंगाल की ममता बनर्जी, जब वैक्सीन की पहली खेप भेजी गई थी तो कहा था कि केसरिया रंग में लपेट के वैक्सीन भेज दिया। ऐसी तो सोच है, और आप इनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। टेस्टिंग के बारे में सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी कि बंगाल की टेस्टिंग सबसे पुअर है, उस पर कुछ जवाब नहीं देंगे। इनके हॉस्पिटल इक्विप्ड नहीं थे, हेल्थ वर्कर्स को मारा जा रहा था, उस पर कोई एक्शन नहीं किया। अब कह रहे हैं कि फेलियर है। अरे अपने चीज सुधारिए, मत सुधारिए, कम से कम अपनी जनता के बारे में सोचिए। आपस में ये राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी ना, कोविड के बाद लड़ लेंगे। पिछले साल भी मैं यही कहता था, आज भी यही कह रहा हूँ, मिलजुल के इसके लिए लड़ना होगा। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, हर कोई रैली कर रहा है, स्वाभाविक है कोविड तो फैलेगा ही, इसमें डाउट कहाँ है। अभी तक भगवान भरोसे है कि केसेस कम आ रहे हैं, क्यों शायद टेस्टिंग कम हो रही है इसलिए केस कम आ रहे हैं। लेकिन एक बार प्रॉपर टेस्टिंग 1-1 लाख टेस्टिंग बिहार जैसे होने लगे, देखिए बंगाल में केस का आंकड़ा कहाँ जाएगा, और होगा ही रोहित जी, कोई शक नहीं है मुझे इस बारे में। तो इसके लिए तो सारी राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार होंगी ना आलोक साहब। बिल्कुल जिम्मेदार। ऐसे समय पर चुनावी रैलियां हो रही हैं, टीवी पर नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। उन्हीं की रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं, एक आदमी के मुंह पर मास्क नहीं होता और कोई मंच से बोलता तक नहीं कि मास्क लगा लीजिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए क्योंकि आप कोई शक नहीं है, इसीलिए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश भी दिया था, और चुनाव आयोग ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करें। कहाँ कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैंसिल कर दें। बोलिए जफर इस्लाम, उसकी जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है क्या, उसकी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की नहीं है क्या, केवल भाषण देंगे? देखिए रोहित जी, हर काम के लिए अलग अलग संस्था है, इसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडी है कोई जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन है। बाकी हर चीज के लिए जनता की जिम्मेदारी खुद आप तय कर देते हैं कि जनता की जिम्मेदारी भी बनती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव आयोग की देखे बैठ के सब। नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो बार बार अपील भी करते हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का ख्याल रखा जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी करती है, और इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में कई ऐड भी दिए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी ने अभी बात नहीं की, इतना जो वैक्सीन कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, जरा अपने स्टेट में बताया कितना वेस्टेज हो रहा है, क्या ये वेस्टेज सही है? इस तरह से वेस्टेजेस करनी चाहिए वैक्सीन? नहीं, एक मिनट, इस तरह के वेस्टेजेस करने चाहिए। एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सोच के इतना बेचैन क्यों हो रहे भाई? वेस्टेज करके भी बेचैन हो रहे हैं। इनको जरा ये, जब आपने बोलेंगे नहीं कि तृणमूल कांग्रेस वाले जब वहां पर जब वर्कर्स जब आ रहे थे कलकत्ता वापस, तो उनको रोकने के लिए हर कोशिश कर दी, ट्रेन नहीं लाने दिया। ये सब नहीं बात बताएंगे कि उस वक्त जो सुविधा पहुंचानी चाहिए थी नहीं पहुंचाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं पहुंचाई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरी रह गई। उस वक्त ये सब बात नहीं करेंगे। देखिए रोहित जी, एक मैं बात बताता हूं कि ये महामारी है, जिस तरह से आलोक जी बोल रहे थे, वो एक डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर है, लेकिन मेडिकल डॉक्टर नहीं, इसलिए इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए हम राजनीतिक टिप्पणी करेंगे। लेकिन वो डॉक्टर के नाते उन्होंने एक अच्छी बात, बहुत अच्छी सुलझी हुई बात कही कि डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर शांतनु जी डॉक्टर है और मेडिकल प्रोफेशन से है, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनमें कहीं से झलक नहीं आ रही थी कि वो एक मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशन से आते हैं। राजनीति कर लीजिएगा शांतनु, डॉक्टर शांतनु, कम से कम ऐसे मुद्दे पे जब महामारी हो, पूरा देश जूझ रहा है, तो आप भी हाथ बटाइए, हाथ मोड़ के जो रखे हुए ना ममता बनर्जी की तरह हाथ पे हाथ धर के बैठिए। जब से महामारी आई न टेस्टिंग करवाती हैं, जब अगर वो हेल्थ वर्कर को पिटाई होती है तो ना उसके आड़े खड़े होती है। आप देखिए, आपका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव रहा है, और सिर्फ एक ही काम रहा है कि सरकार को बार बार कोसो। अरे ये सरकार है जिसके बारे में आपकी ममता बनर्जी कह रही थी कि 2024 तक जो यहाँ वैक्सीन नहीं आएगी। 2021 में सबसे दुनिया में अभी तीसरे नंबर पे वैक्सीनेशन हो चुका है हिंदुस्तान पे, और जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे और यूएस के करीब हो जाएंगे। दुनिया की 20% आबादी यहाँ रहती है। वो शांतनु जी बता रहे हैं, उसके बाद अभय जी आ रहा हूँ आपके पास। बोलिए शांतनु जी।
उदास होके बोलेंगे। अच्छा, आई हैव गॉन थ्रू द डाटा फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसके पहले तो हम उनको बोल देना चाहेंगे कि हमसे मेडिकल डॉक्टर नहीं है। आई वाज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जी। सो दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन एज ऑन 12th very unfortunate, but you didn't sound like a doctor. Yesterday, but you didn't sound like a medical professional and you didn't sound like a doctor. It's a very unfortunate. kindly I'm just trying to tell you, I'm trying to convey a message. जफर साहब, I'm उनकी the बात whole सुन world रहे हैं। feeling the उनके भी way मन I में बार-बार आ रहा होगा जब आप Somebody ममता else बनर्जी का नाम ले रहे थे कि वो जवाब दें। Number one, और उन्होंने आपके number खत्म one, करने का वेट किया। उनको सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। नंबर वन, बोलिए शांतनु जी। नहीं, इन लोगों को आदत नहीं है। चलिए छोड़िए, इनको एक्सपेक्ट भी हम नहीं करते। नंबर वन, सो फॉर द डेटा ऑफ 12 अप्रैल दैट इज यस्टरडे इज कंसर्न, कल हमारे यहाँ पास टेस्ट हुआ है 37,116 और आज तक बंगाल में टोटल टेस्ट हुआ है 95,47,169। हमारा यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट है 6.49%। हमारा कल का ये एक्टिव केस था 2550। हमारा यहाँ पर डिस्चार्ज रेट है 94.04%। अब शांतनु जी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप टीएमसी के सांसद हैं। 56। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट से पूछ रहा हूं, हम थोड़ा क्या एक स्टेट के लिए 37,000 टेस्ट आज की तारीख में, जब आप सेकंड वेव की सर्ज को लेकर बात कर रहे हैं और लड़ना चाहते हैं उसके साथ, 37,000 टेस्ट एक दिन के लिए पर्याप्त है, काफी है? नहीं, आपको बोलने दीजिए मेरे को। यहाँ पर टेस्ट पर मिलियन है 1,06,080। टेस्ट पर मिलियन इन वेस्ट बंगाल इज 1,06,080, which is even much more than any other badly COVID affected states. हमारे यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल है 56, 35 गवर्नमेंट एंड 11 प्राइवेट। हमारे यहाँ पर टोटल कोविड बेड है 7428। और जस्ट वन मोर पॉइंट, हमारा यहाँ पर कोविड बेड ऑक्यूपेंसी है 28%। आपका रैशनल जो है वो डॉक्टर जैसा नहीं है। बेड कोविड बेड्स आर स्टिल अवेलेबल। ठीक है, एक सेकंड। अरे आप कौन बोल रहा है? एंकर और आपस में झगड़िए मत ना। अच्छा नहीं लगता जफर साहब, आप लोग एक एक करके बात कीजिए अपनी। देखिए मैं अब एक एक करके अपनी बात कीजिए। अभय जी वेट कर रहे हैं ना बहुत देर से। Try to learn it from me. सर प्लीज, ओके। Try to learn it from me how to respect the others. आप दोनों संसद में भी एक दूसरे से मिलते होंगे। और हमारा यहाँ पर कोविड ऑक्यूपेंसी बेड है 28%। 28, that means 72% कोविड बेड यहाँ पर बंगाल में अभी भी अवेलेबल है। ओके। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोविड होने से यहाँ पर आदमी को बेड नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा स्थिति गुजरात में है। अभय जी बोलिए। देखिए किस तरीके से केंद्र की सरकार इस व्यवस्था में लगी, इसका एक बड़ा खुलासा सुन लीजिए। रेमडेसिविर को लेकर गुजरात की हाईकोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया। जानते हैं 38,80,000 पर मंथ रेमडेसिविर हिंदुस्तान में 7 कंपनियां बनाती यूएस के साथ कोलैबोरेट करके। 2 दिन पहले भारत की सरकार ने उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, जबकि हिंदुस्तान में उस वैक्सीन की मारामारी थी, ये सरकार सोती रही। बात अभी बिहार की बड़ी कर रहे थे। बिहार की 13 करोड़ की आबादी में सिर्फ 5,79,000 2 डोज दिए गए और सबसे कम हिंदुस्तान में 49 लाख डोज बिहार ने दिए हैं। सारे कांग्रेस शासित राज्यों का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है सारे राज्यों में, ये खुद गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है। ठीक है, इसलिए हमको कहना पड़ता है कि मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आप पूरे समय आपने 6-7 साल चुनाव में बिताए, हर साल आप इस पेंडेमिक को गंभीरता से लीजिए। आखिरी बात मैं फिर कह रहा हूं कि आरटीपीसीआर टेस्ट में कुछ कोविड के केसेस। चलिए समय समाप्त हो गया भाई जी, माफी चाहते हुए। लेकिन एक बात हम भी कह रहे हैं कि जनता की भी जिम्मेदारी है, सरकारों की भी जिम्मेदारी है। केवल भाषण दे देने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। अगर आदमी अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ है तो उसको यह एहसास होना चाहिए कि 1 साल में जो तैयारी हुई थी उसका नतीजा आज उसे मिल रहा है, उसको बेहतर सुविधा मिल रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जो सवाल हमने आज आपसे पूछा, क्या वाकई कोरोना की लड़ाई भगवान भरोसे आ गई है, उसका जवाब आपने कह दिया। ब्रेक के बाद बताएंगे। दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा। तो दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या कोरोना से लड़ाई अब भगवान भरोसे? आपके जो जवाब हमें मिले, 68% लोगों ने कहा हां, जबकि 32% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।